हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और जैसा कि आप जानते हैं हम MCQ सीरीज़ बना रहे हैं और अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड के लिए। तो इसमें SHM यानी कि सरल आवर्त गति चैप्टर में हम 3 वीडियोस बना चुके हैं और आज हम ये चौथा वीडियो बना रहे हैं। इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन है हमारे पास, सैनिकों द्वारा किसी पुल को पार करते समय पुल पर कदम से कदम मिलाकर मार्च नहीं करना, यह घटना उदाहरण है। स्वाभाविक दोलन का, अनुनाद का, अवमंदित दोलन का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने थ्योरी वीडियोस में भी डिस्कस किया है और ये घटना जो है सीधा सीधा अनुनाद का उदाहरण होती है, क्योंकि अगर सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति से मैच कर जाए तो पुल टूट सकता है। तो इसलिए जो है ये आपका जो है अनुनाद का एग्जाम्पल है, इसलिए हम यहाँ पे बी ऑप्शन इसको सही मानेंगे और इसको टिक कर देंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 और ये कहता है यदि किसी दोलित्र में ऊर्जा 6 शून्य हो तो उसका Q गुणांक होगा। A पार्ट 0, B पार्ट इनफाइनाइट, C पार्ट 50, D पार्ट 100। अब आप देखिए, इसके लिए आपको क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q गुणांक, जिसको स्टोरेज गुणांक भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई इंटू और एक दोलन में संचित ऊर्जा, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक दोलन में संचित ऊर्जा और अपॉन 6 ऊर्जा, ये इस तरह से फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए, ऊर्जा 6 शून्य है, तो ज़रा इसमें यहाँ पे शून्य रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पे शून्य रख देंगे तो Q = 2 पाई इंटू समथिंग अपॉन 0, यानी कि आपका ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर जो है उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो है वो ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वालिटी इनफाइनाइट होने का मतलब है उसकी शार्पनेस, उसकी जो तीक्ष्णता है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, यदि SHM की आवृत्ति n है तो उसमें ऊर्जा रूपांतरण की आवृत्ति होगी। A पार्ट 2n, फिर n है, n/2 है, इनफाइनाइट है। तो देखिए, वैसे अगर मैंने थ्योरी क्लासेस जो पढ़ाई हैं उसमें आप अगर देखें जा करके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखवाया है नोट की फॉर्म में, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। देखिए, एक पेंडुलम या कोई कर्ण जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, ये उसकी माध्य स्थिति है, ये उसके दाईं तरफ अधिकतम विस्थापन की स्थिति है और ये बाईं तरफ अधिकतम विस्थापन की स्थिति है। अब आप देखिए, किनारे पर मैंने बताया थोड़ा रुकता है, तो इसका मतलब काइनेटिक जो है वो 0 है और पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है, U मैक्स है। यहाँ पर काइनेटिक मैक्स है तो पोटेंशियल जो है वो 0 है, और यहाँ पर फिर से काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। तो देखिए, दोलन पहले बात करते हैं कि SHM की आवृत्ति n, तो SHM की आवृत्ति का मतलब होता है कितना, एक दोलन 1 सेकंड में किए गए दोलन। तो एक दोलन इसका कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए हम यहाँ से चले, तो एक बार में यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ लौटे, फिर यहाँ गए और फिर लौटे, तब जा कर के ये यहाँ पे एक दोलन होता है। ठीक है, ये SHM का एक दोलन है। अब आप एनर्जी ट्रांसफ़र देखिए, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक मैक्सिमम थी, फिर 0 हुई, और काइनेटिक 0 से फिर मैक्सिमम हो गई। कहने का मतलब है इसके यहाँ जाने में काइनेटिक चेंज हुई मैक्सिमम से 0, और वापस लौटने में मैक्सिमम से 0 से फिर मैक्सिमम हो गई। कहने का मतलब है एनर्जी का रूपांतरण यहाँ से यहाँ तक में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर दिशा जो है वो बदलती है। जब आधा दोलन पूरा होता है तो दिशा बदल जाती है, पोजीशन तो वही आ जाती है, लेकिन जाते टाइम दिशा देखिए ये थी, लौटते टाइम दिशा ये रहती है। तो इसका मतलब पूरी तरह से अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आया है, पोजीशन सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है, यानी कि कला इसकी अलग अलग है। फिर जब ये दोबारा लौट के आता है तब देखिए पहले जैसी सिचुएशन बिल्कुल बन जाती है, यानी कि कलाएँ समान हो जाती, तभी कहा जाता है एक दोलन जो है वो इतना बड़ा पूरा होता है। लेकिन एनर्जी में कोई डायरेक्शन का काम नहीं होता है, इसलिए देखिए काइनेटिक मैक्सिमम से 0 हुई और 0 से मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब एक दोलन पूरा हो गया। और ऐसे ही फिर इधर जब जाएगा तो देखिए इसमें इधर से फिर ये 0 और फिर मैक्सिमम हो गई, यानी कि एक दोलन इसका हो गया। तो आप देखिए SHM का जब एक दोलन हो रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी जो रूपांतरण है उसका एक और एक 2 दोलन हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इसकी आवृत्ति आप n मानते हैं, मतलब 1 सेकंड में मान लिया सपोज़ 25 दोलन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके डबल होंगे, यानी कि यहाँ पे 1 सेकंड में 50 दोलन होंगे। इसी को जनरलाइज़ करके लिख दीजिए, जितने यहाँ पे होंगे उसके डबल यहाँ दोलन होते हैं। इसका मतलब अगर SHM की आवृत्ति n है तो यहाँ पर उसकी ऊर्जा रूपांतरण की आवृत्ति जो है वो 2n होगी। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, थ्योरी वीडियोज़ एक बार देख लीजिएगा
और फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं इसका समझा दूंगा अलग से भी। और इस वजह से आप देखिए 2n जो है वो ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर थ्योरी क्लास में आपने ये पढ़ा था पहले तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर कर दोगे, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फिज़िक्स में डेरिवेशंस होते हैं या कोई भी आर्टिकल होता है उसके लास्ट में जो नोट लिखे रहते हैं वो नोट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए और किसी भी कंसेप्ट को ढंग से समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप देख रहे होंगे कि आपको थ्योरी किस हिसाब से पढ़नी चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। और देखिए क्वेश्चन है एसएचएम में कुल ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मतलब टोटल एनर्जी क्या होती है, शून्य होती है, अधिकतम होती है, नियत होती है या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए एनर्जी शून्य अगर हो जाएगी तो पार्टिकल चलेगा कैसे, ठीक है ना। अधिकतम अब चलेगा तो आपको मालूम है चलता है तो कोई एनर्जी बढ़ती है कोई कम होती है और टोटल एनर्जी आपकी इस तरह से लाइन ग्राफ आता है। तो देखिए कुल ऊर्जा जो है अधिकतम क्या, वो तो एक साथ एक जैसी बनी हुई है। तो सी ऑप्शन जो नियत होती है ये इस ऑप्शन जो है आपका सही है, क्योंकि कुल ऊर्जा का ग्राफ ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है और ये आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है। तो इसलिए इसमें हम और फार्मूला भी अगर आपको याद हो तो E = ½ m⍵²a² फार्मूला होता है। देखिए मास भी फिक्स्ड है, ओमेगा भी फिक्स्ड है और आयाम भी फिक्स्ड होता है, तो सब कांस्टेंट है। इसका मतलब ये भी जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही है। और ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में ये अगर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि प्रूफ करिए कि एसएचएम में कुल ऊर्जा नियत होती है। तो यही फार्मूला जो है डिराइव कराया जाता है और फिर उसके बाद कह दिया जाता है कि देखिए सब चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। और क्वेश्चन हमारे पास प्रणोदित दोलन में पिंड के दोलनों की आवृत्ति उसके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, वाय बल की आवृत्ति के बराबर होती है, वाय बल की आवृत्ति से कम होती है, वाय बल की आवृत्ति से अधिक होती है। तो देखिए इसके लिए आपको प्रणोदित दोलनों के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रणोदित दोलन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पेंडुलम है और इसकी लंबाई जो भी है उसके हिसाब से इसका आवर्तकाल बनता है T = 2π√L/g और n = 1/t कर दीजिए तो उससे इसकी आवृत्ति बन जाती है। मान लीजिए सपोज़ करिए ये आवृत्ति जो है इसकी 5 हर्ट्ज़ आई, तो ये 5 हर्ट्ज़ जो है वो इसकी स्वाभाविक आवृत्ति कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इसे दोलन कराएंगे तो ये इतने से ही करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। ये इसकी स्वाभाविक आवृत्ति है, इसकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो ये 5 हर्ट्ज़ से दोलन करेगा। लेकिन हमने क्या किया, प्रणोदित दोलन है, इसका मतलब हमने इसके ऊपर एक बाह्य आवर्त बल लगा दिया। अब मान लीजिए इस आवर्ती बल की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 हर्ट्ज़ है, तो ये चाहता है कि मैं इसको 7 हर्ट्ज़ से चलाऊं, लेकिन ये जो है वाइब्रेट करना चाहती है 5 हर्ट्ज़ से। कुछ देर तक दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है, ये चाहता है मैं इससे करूं, ये चाहता है बल चाहता है मेरी फ्रीक्वेंसी से करे। अल्टीमेटली पावरफुल कौन है, पावरफुल आपका ये बाह्य आवर्त बल है। तो ये बॉडी थोड़ी देर बाद न चाहते हुए भी, ध्यान दीजिए, न चाहते हुए भी, और वो जो है n = 7 हर्ट्ज़ यानी कि बाह्य बल की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगती है। इसीलिए स्वाभाविक अगर दोलनों में उसका आयाम इतना था तो जो ये प्रणोदित दोलन होंगे इसमें इसका आयाम जो है वो कम हो जाता है स्वाभाविक के मुकाबले, क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो बेमन से। हालांकि इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अलग है, लेकिन आप याद करने के लिए इतना कर सकते हो कि चूँकि वो बेमन से कर रहा है, मन उसका नहीं है, इसलिए उसकी आवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। और आप अगर थ्योरी वीडियो रेफ़र करेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया है वहाँ पे। तो देखिए स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है ऐसा तो नहीं है, वो तो बाह्य बल की आवृत्ति से कर रही है, बाह्य बल की आवृत्ति से बराबर होता है। ये बी पार्ट जो है वो आपका सही है। तो ये डेफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको इसकी डेफिनीशन मालूम है तो इसे आप आसानी से कर सकते थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है एक तीक्ष्ण अनुनाद के लिए अवमंदन होना चाहिए, कम अधिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीक्ष्णता जो होती है अनुनाद की, कहने का मतलब है कि अगर हमने ये ग्राफ खींचा है फ्रीक्वेंसी और आयाम के बीच में, और ये ग्राफ जो है ये तीक्ष्ण आया है या सपाट आया है, ये जो है हमने बताया था थ्योरी क्लास में कि ये चीज़ अवमंदन पर निर्भर करती है। अगर आपका अनुनाद तीक्ष्ण है तो इसका मतलब अवमंदन जो है वो कम रहा होगा, और अनुनाद अगर सपाट है तो इसका मतलब उसमें अवमंदन जो है वो ज़्यादा रहा होगा। तो इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तीक्ष्ण अनुनाद के लिए अवमंदन होना चाहिए, तो देखिए तीक्ष्ण अनुनाद के लिए अवमंदन कम होना चाहिए, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा।
और इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है कि तीक्ष्ण अनुनाद अगर होता है तो तीक्ष्ण अनुनाद के केस में क्वालिटी उसकी ज़्यादा होती है, क्यू फैक्टर ज़्यादा होता है। अब क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट संचित ऊर्जा अपॉन 6। तो अगर क्यू ज़्यादा है तो आपका 6 ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी, और 6 ऊर्जा कम होने का मतलब क्या है कि सिस्टम में अवमंदन कम है। तो देखिए कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इधर से घुमाइए उधर से घुमाइए कहीं से भी घुमाइए, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, यूनिट नंबर फर्स्ट वेव मोशन एंड एप्लीकेशन और यूनिट नंबर सेकंड वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों यूनिट जो हैं वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स हैं आपकी बुक में। तो इनके क्वेश्चंस जो हैं अगर एक एक नंबर वाले आए घुमा फिरा के तो वो आपको करने मुश्किल पड़ जाएंगे। तो इसलिए इनके थ्योरी वीडियोस आप मेरे चैनल से देख लें और उसके बाद इनको ये तैयार कर लें, ये सारे MCQ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमने किए हैं इसी तरह से आए, हो सकता है इसी में कुछ फेरबदल कर दें और फिर आप उसी हिसाब से घूम जाएंगे, जैसे घुमाना चाहेगा वैसे घूम जाएंगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो चाहे जैसे घुमाना की कोशिश करें, आप अपने कंसेप्ट पे स्टिक रहोगे और आंसर जो है निकाल लोगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन है देखिए, क्यू गुणांक का मात्रक है। ए पार्ट न्यूटन पर सेकंड, बी पार्ट न्यूटन इंटू सेकेंड, सी पार्ट न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर और डी पार्ट कोई मात्रक नहीं है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया इसी वीडियो में क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू गुणांक का 2 पाई इंटू संचित ऊर्जा और अपॉन 6 ऊर्जा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है फॉर्मूला, एक दोलन यहाँ पे आगे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप ऊपर भी ऊर्जा है नीचे भी ऊर्जा है, इसका मतलब कट जाएंगी, कोई भी यूनिट्स होगी तो वो कट जाएगी। इसका मतलब ना तो इसकी कोई यूनिट है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। तो चूँकि ये गुणांक है, एक नंबर है, फैक्टर है, तो इसलिए इसकी कोई विमा या कोई मात्रक नहीं है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कोई मात्रक नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो डी ऑप्शन जो है उसको हम सही मानेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए एक हल्के स्प्रिंग से 1 किलोग्राम का बाँट लटकाने से वह 1 सेकेंड में 4 दोलन करता है। उसी स्प्रिंग से 4 किलोग्राम का बाँट लटकाने पर वह प्रति सेकंड कितने दोलन करेगा। 4, 3, 2, 1, इस तरह से हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हल्के स्प्रिंग से 1 किलोग्राम का बाँट यानी कि m = 1 kg हो गया, और बाद में भी वेट अलग दिया है तो इसलिए हम इसे m1 मान लेते हैं। और वह 1 सेकंड में 4 दोलन करता है। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या ही आपका क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो इसका मतलब इस केस में आवृत्ति उसकी 4 हो गई, 4 हर्ट्ज़ इसको लिख देते हैं हम। अब कह रहे हैं उसी स्प्रिंग से 4 किलोग्राम का बाँट लटका दें यानी कि m2 = 4 kg कर दें तो प्रति सेकंड कितने दोलन करेगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी है वो ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले स्प्रिंग से अगर दोलन होते हैं तो ये मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है, चाहे आपके पास हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से दोलन हो रहा हो, चाहे आपके पास वर्टिकल स्प्रिंग से दोलन हो रहा हो, फॉर्मूला टाइम पीरियड का सेम होता है। वो होता है T = 2 पाई अंडर रूट m/k। m मास है जो बॉडी इसके साथ अटैच्ड है और k इसका बल नियतांक है स्प्रिंग का। तो अब आप ये देखें यहाँ पे स्प्रिंग तो एक ही है दोनों सिचुएशन में, यानी कि k कांस्टेंट हो गया। अच्छा दूसरी बात यह है कि आवर्तकाल के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे आवृत्ति के बारे में हो रहा है। तो अगर आपको आवर्तकाल दिया है फॉर्मूले में तो आप पहले आवृत्ति निकालो, इससे n = 1/t होता है। इस फॉर्मूले में आप t की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, तो n = कितना आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट m/k। ये पलट दीजिए तो n = हो जाएगा जा करके 2 पाई अंडर रूट k/m। तो यहाँ से देखिए k तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो इसलिए n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m बना। अब आप इस पर फॉर्मूला सेट कर दीजिए। आप जानते हैं फिजिक्स में फॉर्मूले कैसे सेट किए जाते हैं, n1/n2 = और व्युत क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब m2/m1। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा n1/n2, ये वैल्यूज़ रख दीजिए। n1 की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए 4, n2 की वैल्यू चाहिए मुझे √m2 यानी कि 4 रख दीजिए, और m1 की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए 4/n2 = 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो n2 = 2 हर्ट्ज़ आ जाएगा। अब इसका मतलब 1 सेकंड में 2 दोलन, तो वही पूछ रहा था 1 सेकंड में कितने दोलन, तो 2 दोलन करेगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सी पार्ट जो है वो सही है। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी MCQ में आते हैं, इनको भी ध्यान रखिए आप। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। और देखिए इसमें है SHM करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की 2 गुनी है। माध्य स्थिति से कण का विस्थापन है √3/2 आयाम, √2/3 आयाम, √3/2 आयाम या 3/√2 आयाम। तो देखिए ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम।
तो SHM करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी गतिज ऊर्जा की 2 गुनी है, गतिज ऊर्जा की 2 गुनी है। तो यानी कि U = गतिज ऊर्जा का 2 गुना कर दें तो U के बराबर हो जाता है। अब आप इसमें जो है वो कंडीशन डाल दीजिए, इनके फॉर्मूले डाल दीजिए। आपको मालूम है ½ m² x², ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। 2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ m² और a² - x²। चाहे x रखिए चाहे y रखिए, बात एक ही है। तो यहाँ से देखिए ½ m², यहाँ से कट जाएगा, बचेगा x² = 2a² - 2x²। ये इधर ले आइए, 3x² = 2a², यानी कि x² = 2a²/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इम्प्लाइज दैट x हो जाएगा आपके पास 2, देखिए √2/3 × a। तो √2/3 × a यानी कि √2/3 × आयाम, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा जो है वो करेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। और क्वेश्चन कहता है कि अनुनाद में Q गुणांक का मान बढ़ाने के लिए अवमंदन अधिक करना पड़ेगा, अवमंदन कम करना पड़ेगा, दोलन बंद कर देने चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का है और Q गुणांक की बात आ रही फिर से। और देखिए Q गुणांक = हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, 2π और अंडर रूट नहीं होता, ये मैंने गलती से लगा दिया है, संचित ऊर्जा अपॉन क्षय ऊर्जा, एक दोलन में संचित ऊर्जा अपॉन एक कंपन में क्षय ऊर्जा। तो अब आप देखिए अगर Q आप बढ़ाना चाहते हैं, ये अंडर रूट कंसीडर मत करिएगा। तो अगर आप Q बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में देखिए क्या होगा, क्षय ऊर्जा को आप क्या करेंगे, कम करेंगे। तो क्षय ऊर्जा कैसे कम हो सकती है? जब आप अवमंदन जो है वो कम कर दें। तो ये देखिए बी पार्ट में जो लिखा है अवमंदन कम करना होगा, यही हमारा जो है वो सही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये 10 क्वेश्चन और ये मल्टीपल चॉइस के कंप्लीट हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आज पता लगे नए। और इनके PDF जो है इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, इसके ऊपर लाइक करें और कमेंट करें, तथा चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।